असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 1 नवंबर 2024 जुम्मे का दिन ख़त्म हुए कई घंटे बीत चुके हैं। इस वक्त डेफिनेटली बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि ट्रैफ़िक नहीं होती, व्यूअरशिप नहीं होती, तो वीलॉग करने का एक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि कम व्यूअरशिप होती। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो कुछ पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई होती हैं, उन्हें इंसान देख चुका होता है, उसकी कवरेज हो चुकी होती है, उसके ऊपर हर किस्म का कमेंट और तबसरा भी आ चुका होता है, आप भी उसे सुन चुके होते हैं। मुख्तलिफ जो हमारे कुलीग हैं, जो वीलॉगर्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनका भी कमेंट और तबसरा सामने आ चुका होता है और उन तमाम चीज़ों को मैं देख चुका होता हूँ, जिसके नतीजे में एक बड़ी बिगर पिक्चर, एक ज़्यादा रैशनल पिक्चर जो है, वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। अब बिलाशुबा आज के दिन, पिछले जो 24 घंटे गुजरे हैं, उसकी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो दो बहुत बड़ी की डेवलपमेंट्स हैं, एक तो यह है कि शरीफ जरदारी आसिम जो माफिया है, उनका अभी भी दिल भरा नहीं है, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई और एक बार फिर ये शरीफ जरदारी आसिम माफिया जो है, वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जो बची कुची हैसियत रह गई है, उसे ख़त्म करने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमला आवर है। और अब इनकी कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो पहले बढ़ाई गई थी 17 थी, उस पर पहले भी एडहॉक जजेस बैठाए हुए हैं, अब उसको बढ़ा के 17 से 25 कर दिया जाए और उसको 25 करने के लिए एक बाकायदा बिल जो है वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जस्टिस से उसको पास करवा लिया गया है। बावजूद इसके कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF जो है, मौलाना फजल रहमान की जमात, उन्होंने खास से मौसर दलाइल दिए उसका रास्ता रोकने के लिए। अगर एक डेवलपमेंट यह है जो सेनेट के हवाले तक है, दूसरी डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान की नेशनल असम्बली से है, फॉर्म 47 की नेशनल असम्बली से, जहाँ पर एक बिल या एक प्रपोजल रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसदाद दहशत गर्दी का यानी एंटी टेररिज्म का 1997 का एक्ट है, उसमें एक बार फिर तरमीम की जाए। ये एक ऐसा मोया हुआ एक्ट है जिसको ये बार बार इसमें ये तरमीम करते हैं। ज़रा अपने जहन पे जोर, पता नहीं पिछले कई सालों में पाकिस्तान की हुकूमतें इस इंसदाद दहशत गर्दी के एक्ट के अंदर कितनी दफ़ा तरमीम कर चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा इनकी ज़रूरत के लिए वो नाकाफ़ी होता है। अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी को सिक्योरिटी एजेंसीज और पैरामिलिट्रीज किसी भी वक्त उसको 90 दिन के लिए हिरासत में ले सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं और उसके बाद फिर मुकदमा बगैर ट्रायल के उसको डिटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दो की डेवलपमेंट्स हैं और इसके अलावा बहुत सी और भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, जिसको उमर अयूब थे, जिसमें शिबली फराज थे, जिसमें असद कैसर, जिसमें सरताज गुल, उनके साथ मेरे ख्याल आमिर मुगल साहब थे और भी लोग थे। उन्होंने एक बहुत ही गुस्से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से बहुत घंटे पहले अडयाला जेल के बाहर, जब कई घंटे वो बेचारे इंतज़ार करते रहे और पूरे पाकिस्तान से ये लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उन्हें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, जो कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस चेयरमैन है, लीडर है, फाउंडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे मिलने नहीं दिया गया। और उज़र क्या दिया गया? उज़र ये दिया गया कि पहले सुपरिटेंडेंट ने कहा कि सिर्फ मुलाकात आपकी इस शर्त और बुनियाद पे हो सकती है कि आप एक एफिडेविट साइन करके दें कि आप इमरान खान के साथ कोई सियासी बातचीत जो है वो नहीं करेंगे। ये सारी डेवलपमेंट्स के साथ बहुत सी नथी डेवलपमेंट्स और मेरा एनालिसिस मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको याद करवाऊंगा कि इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें और इसकी डिबेट के अंदर हिस्सा लें। अगर पसंद आता है इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, लेकिन डिबेट के अंदर ज़रूर हिस्सा लें और एक दूसरे के कमेंट्स को भी असेस करें कि उनकी दलील और उनका आर्गूमेंट जो है वो किस किस्म का है। सिर्फ यस नो, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत पसंद, आई लव यू वगैरह ये ना करें, बल्कि अपने कमेंट्स लिखें कि आप इस पूरी सूरत हाल और सिचुएशन को कैसे देखते हैं और मैं बाकी लोग जो आपके कमेंट्स देखते हैं तो आप उसको असेस करें कि आप इस दलील के साथ जो है एग्री करते हैं कि नहीं करते। मकसद हमारा क्या है? मकसद हमारा यह है कि हम अपनी रीजनिंग के बार को बढ़ा सकें। अच्छा, अब मैं अक्सर ये सुनता हूँ, 2-3 दफ़ा मैंने ये मजाक सुना है कि अगर आपको मायूस होना है, अगर आपको डिसअपॉइंट होना है, तो आप अगर आप उम्मीद अफ्ज़ा रहना चाहते हैं तो फ़लाँ व्लॉगर का व्लॉग देख लें, और अगर आप नाउम्मीद होना चाहते हैं, डिप्रेस होना चाहते हैं, परेशान होना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर मोहीत पीरज़ादा का व्लॉग देख लें। मैं अपने डिफेंस में ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि मेरी जॉब, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं एक जो बीमारी है उसकी तशख़ीस कर सकूँ, उसका डायग्नोसिस कर सकूँ, उसका 2+2 कर सकूँ और एक रियलिस्टिक लेंस बिल्डअप करूँ, जिसके ज़रिए आप ख़ुद चीज़ों को देखें, हक़ाइक़ को परख सकें, उसको जांचें आप और आप फैसला कर सकें कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये क्या है। और अब इससे बात, जब मैं ये बात अभी अगली दफ़ा मैं आपके सामने अभी चंद लम्हों में जो बहुत सी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखूँगा, जहन में रखिए, मैं साथ साथ बताता भी चला जाऊँगा, लेकिन पहले आपको एक ओवरव्यू के तौर पर कह रहा हूँ। हर वो चीज़ जो शरीफ जरदारी आसम माफिया पाकिस्तान में इस वक्त कर रहा है, ये गुज़श्ता 70-77 बरस से पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो भी जुल्म हुआ है, जो भी कानून बनाया गया है, जो भी लोगों के ख़िलाफ़ और लोगों के हकूक़ पर डाका मारने के लिए जो भी इक़दाम किया गया है, उसकी एक दलील दी गई है, उसका एक आर्गूमेंट दिया गया है। जैसे आज हर किस्म की
घटिया काम के लिए एक आर्गूमेंट दिया जा रहा है, और कौम में कभी इतनी सलाहियत थी ही नहीं कि वो उन आर्गूमेंट्स को जांच सकते और कहते हैं कि यार क्या फजूल ये आर्गूमेंट जो है वो दिया जा रहा है। जैसे कि अभी आप 90 दिन की डिटेंशन जो है उसका भी एक आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि क्यों हमें ज़रूरत है 90 दिन की डिटेंशन की। मैं आपको बताऊंगा कि आर्गूमेंट क्यों बहुत ही फजूल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाने के लिए 25 करने के लिए भी एक दलील दी जा रही है। मेरा काम यह है कि मैं आपको बताऊं कि दलील कितनी फजूल या फिस्टी किस्म की है। तो ये मेरा बुनियादी मकसद है, और इसके साथ मैं ज़रा आऊँ इन डेवलपमेंट्स की तरफ। एक एक करके हम इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये देखें कि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर जस्टिस है, यानी इंसाफ की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो बुनियादी तौर पे नाइंसाफ़ी के काम करने के लिए इस वक्त काम कर रही है, उसने एक बिल पास किया है। ज़ाहिर है PMLN PPP वगैरह ने पास किया है। बावजूद इसके कि उसका रास्ता रोकने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF ने, ये बिल उन्होंने पास कर लिया। ये बिल ये कहता है कि और ये बिल ये प्रपोज करता है, अभी ज़ाहिर है इसको फिर नेशनल असम्बली में जाना है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान की तादाद जो है वो 17 से बढ़ा के 25 जो है वो कर देनी चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले उनकी तादाद पहले भी 14 या 15 से बढ़ा के 17 जो है वो की गई है। 19 करने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2 लोगों को गैरत आ गई, 2 लोग एडहॉक जज की हैसियत से उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया। अब ये बिल जो है, ये जो प्रपोजल सेनेट के सामने है, इसे सेनेटर अब्दुल कादर साहब ने, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बलूचिस्तान से हैं, PMLN के हैं, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। और सेनेटर अब्दुल कादर ने उसकी रीजनिंग ये दी कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद उतनी ही है जितनी कि 1990 में थी, लेकिन पाकिस्तान की आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और पाकिस्तान की जो है उसमें क्राइम रेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अच्छा, अब बाकी लोगों के आर्गूमेंट से पहले मैं थोड़ा सा इसका त्याग पांचा कर लूँ। यही चीज़ मैंने आपको शुरू में अपने ओवरव्यू में कही है कि हर दलील, हर आर्गूमेंट को आपने देखना है कि ये दलीलें देते किस किस्म के हैं, और ये दलीलें इसी किस्म की देते चले आए हैं, और आपने और हमने इनकी दलीलों को कम अज़ कम आज से 2-3 साल पहले तक हमने आंख बंद करके, कान बंद करके इनकी दलीलें सुनी। कभी हमने गौर नहीं किया कि आप बकवास कर रहे हैं। ये गौर कीजिए कि मैं जिस मुल्क में हूँ, अमेरिका में, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में, इसकी आबादी कम अज़ कम 330 मिलियन या 340 मिलियन के करीब हो चुकी है, यानी 33 करोड़ की इसकी कम अज़ कम स्टेज पे आबादी। ना सिर्फ इसकी 33 करोड़ की आबादी है, इस मुल्क के अंदर तकरीबन 33 या 34 मिलियन, यानी इसमें 3 करोड़ 30 लाख इसमें बिजनेसेस हैं, जिसमें से 2,500 बिजनेसेस ऐसे हैं जो कम अज़ कम भी 500-600 या कई हज़ार लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। इसके अलावा ये मुल्क जो है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी प्रिजन पॉपुलेशन, इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी कैदियों की जो तादाद जेलों में पड़ी है वो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में पड़ी है, जहाँ ये इस वक्त इस स्टेज के ऊपर 1.8 मिलियन यानी 18 लाख लोग जो हैं अमरीकी शहरी जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी तादाद दुनिया में है वो चीन की है। चीन में भी तकरीबन 18 लाख लोग हैं, लेकिन चीन की आबादी 1.4 बिलियन है, जबकि अमेरिका की आबादी जो है वो सिर्फ इसे कहते हैं 333 मिलियन है। इससे क्या पता चलता है? अच्छा, चीनी सिस्टम आप देखें कि इसका मतलब है कि चीनी सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड गवर्नेंस, अपने शहरियों को कंट्रोल करना और उनको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देना और उनके मामलात को ठीक करना, उसके दरम्यान में एक जस्टिस या एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने के उनके पास अमेरिका के मुकाबले में बेहतर मैकेनिज्म जो हैं वो उनके पास जो है वो मौजूद है। ये एक अलग डिस्कशन है चाइना और अमेरिका के कंपैरिजन की, लेकिन अब आप पाकिस्तान को कंपेयर कर लें, जहां इसे कहते हैं पहले ही 17 जज हैं, उसको अब ये 25 करना चाहते हैं। हालांकि नेबरिंग हिंदुस्तान जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट के 34 जज हैं, हालांकि उनकी आबादी 1.4 बिलियन है। तो इंतहाई घटिया, फिस्टी, फजूल आर्गूमेंट है, और उसको इन्होंने वहाँ पे पास कर लिया। अब इसको नेशनल असम्बली में लेकर जाएंगे। यहाँ पर जो डिबेट हुई उसमें यही जो आर्गूमेंट मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आर्गूमेंट्स वहाँ पे सेनेटर हामिद खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने JUIF के बिहाफ पे, यही आर्गूमेंट्स उन्होंने वहाँ पे रेस किए। हामिद खान ने हिंदुस्तान की बात की, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो बहुत से और मसले मसाइल और डायनामिक्स हैं। फॉर इंस्टेंस 25 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में केसेस को ठीक तरह से सुना ही नहीं गया, उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं थी, और अभी सुप्रीम कोर्ट में हर दिन में 30 केसेस को सुना जा रहा है। अब आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने आपको वीलॉग पे कहा था कि जब आने वाले नए चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी साहब ने फरमाया कि हम 990 या तकरीबन 1000 केसेस को 5 वर्किंग दिन को के अंदर सुनेंगे, तो मैंने कहा था ये कभी मुमकिन नहीं है। जो 9 इन्होंने बेंच बनाए हैं वो बमुश्किल एक दिन में 30 केसेस को सुन पा रहे हैं, और ये इनकी हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड है। इसका मतलब है कि 5 दिनों में 150 केसेस को सुन रहे हैं। कहाँ 150, कहाँ 1000। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस बदनसीब अन इस्लामिक नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हर किस्म का फिस्टी, घटिया, इलॉजिकल आर्गूमेंट दिया जाता है और उससे काम चला लिया जाता है। आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम इनके आर्गूमेंट जो हैं उन्हें पंक्चर कर सकें। सवाल ये पैदा होता है कि शरीफ जरदारी, आसिम माफिया ये क्यों कर रहे हैं? वजह उनकी क्या है? वजह इसकी यह है कि आप जानते हैं कि 8 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऐसे हैं, द राइटली गाइडेड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह से हम अपने अदब के अंदर, लिटरेचर और तारीख में कहते हैं कि राइटली गाइडेड कैलिस, ये
رائٹلی گائیڈڈ کیلف تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ رائٹلی گائیڈڈ 8 جسٹسز ہیں۔ 17 کی تعداد کا مطلب ہے کہ 9 ساتھ ہو جاتے ہیں، 9 میں سے ایک آدھ بھی آگے پیچھے ہو جائے، بیمار ہو جائے، کسی چیز پہ ایگری نہ کرے، چیف جسٹس خود ووٹ نہ ڈال سکے، ووٹ نہ ڈالنا چاہے، تو آپ سمجھیں کہ 8 ہو جائیں گے، 8 + 8 16 + 1 17۔ تو اب یہ مزید ججز کو لا کر وہ جو 8 جسٹسز ہیں، دی رائٹلی گائیڈڈ جسٹس جو ہیں، منصور علی شاہ ہیں، منیب اختر ہیں، اطہر من اللہ ہیں، عائشہ ملک ہیں، رضوی صاحب ہیں، ان سب کی جو آواز ہے اسے یہ ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اب اس کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ اس کا راستہ بھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی روک سکتی ہے۔ کوئی پٹیشن آ سکتی ہے چیف جسٹس کے سامنے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت بنے ہوئے جو ایک بینچ ہے 3 ممبر کا، اس کے سامنے آ سکتی ہے، اس کے اوپر پھر ایک بینچ بن سکتا ہے، اس پہ ایک فل کورٹ سپریم کورٹ کی بن سکتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ہی آج کے دن کی ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے، خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جسٹسز جنہوں نے ایک ریفرنس موو کیا تھا کہ ہیراسمنٹ ہو رہی ہے، ان سے انہوں نے ایک ملاقات کی ہے اور ان کو غالباً ری ایشور کروایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ملاقات انہوں نے جب کی ہے تو اس کو میڈیا کا بہت سا حصہ دیکھتا ہے کہ شاید چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ اس حوالے سے اچھا، میرا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا کلیئر پرسپیکٹو ہے۔ میں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے کم 3 میں نے ویلاگس میں یہ پوزیشن لی ہے کہ جسٹس، اور پہلے ابھی انہوں نے آپٹکس شروع ہی نہیں کیے تھے، ابھی وہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے ہی نہیں تھے، تو میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب جسٹس آفریدی کی جو اسٹریٹجک نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے آپٹکس کریں گے اپنے امپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک فاسٹین بارگین کر کے آئے ہیں، جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ جرمن لٹریچر کی ایک اصطلاح ہے، تو فاسٹین بارگین کر کے آئے ہیں اور اپنے امپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے آپٹکس کریں گے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کی نیت ٹھیک ہے، وہ بیچارے کچھ کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر آپ کو بہلایا پھسلایا جائے گا۔ اس حوالے سے بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ چند دن پہلے، 3 دن میرا خیال ہے پہلے، میری ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ بات ہوئی۔ شہباز گل صاحب میرا خیال ہے یورپ میں کہیں پر ہیں، ابھی بھی شاید اسپین میں ہیں۔ شہباز گل صاحب نے کہا کہ بے شک پبلکلی آپ اس کو ایڈمٹ کر لیں کہ میری آپ سے یہ ڈس ایگریمنٹ ہے، اور وہ ڈس ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایویڈنس کے طور پہ انہوں نے کہا کہ فار انسٹنس انہوں نے مجبور نہیں کیا کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر جو ہیں ان کو ریزائن کرنا چاہتے ہیں، شریف زرداری، انہوں نے مجبور نہیں کیا۔ ایک سینیورٹی کی لسٹ جو ہے سپریم کورٹ کی سائٹ پہ پبلش ہوئی ہے جس میں منصور علی شاہ اور منیب اختر جو ہیں وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ میرا اس کے بارے میں پھر وہی جواب ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چونکہ ایک فاسٹین بارگین کر کے آئے ہیں، ان کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک سینیورٹی کا حق مارا ہے، اور یہ فوج کی طرح کی سینیورٹی نہیں ہے جہاں پہ 3 کی لسٹ میں سے کسی ایک کو سلیکٹ ہونا تھا۔ یہاں مسلمہ اصول تھا جس کی اسٹرگل 1950 سے ہو رہی تھی کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس ہوگا، اور پھر یہ جو ججز کا جو الجہاد ٹرسٹ کیس تھا اس میں اس کو ایمبوس، اس کو بالکل پکا کر دیا گیا تھا، مطلب یہ ایک ایکسیپٹڈ ریالٹی تھی۔ تو ایک بہت ہی بڑی جو ایکسیپٹڈ مسلمہ اصول تھا پاکستان کی لیگل جوڈیشل کمیٹی کا، اس کو پامال کر کے جسٹس آفریدی یہاں پہ آئے ہیں۔ اب جسٹس آفریدی کے لیے بہت ضروری ہے کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بہلائیں، ان کو یہ امید دلائیں کہ دیکھیں میں جسٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں چیزیں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور ہمارے ادارے بھی آپ کو پتہ ہے یہی کرتے ہیں، ہر کچھ ہفتوں کے بعد وہ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں فکر نہ کریں، چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اصل میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اصل چیلنجز اس اسٹیج کے اوپر ہیں کیا؟ جسٹس یحییٰ آفریدی کے جو ایکچوئل چیلنج ہے نا، وہ ان آپٹکس سے نہیں پورا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کی اویئرنیس کی اور آپ کو مانیٹر کرنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یقین کرنا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صحیح راستے کے اوپر چل رہے ہیں تو پھر تو اس کے بہت سے لٹمس ٹیسٹ ہیں۔ ایک ٹیسٹ تو یہی ہے کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ میں بھرے جا رہے ہیں ان کا راستہ روکنا ہے۔ پھر تو یہ بھی ہے کہ یہ جو 17 سے 25 ہے کیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف بھی ایک پٹیشن آ سکتی ہے، جسٹس آفریدی اس کا بھی راستہ روک سکتے ہیں۔ جو ملٹری کورٹس بنائی گئی ہیں سویلینز کے ٹرائل کا، ان کا بھی جسٹس آفریدی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت سے عدالتی فیصلوں کے اوپر عمل نہیں کیا، جو الیکشن ٹریبونلز کا کام سٹک رہا، جسٹس آفریدی اس کو بھی انسٹک کر سکتے ہیں، اس معاملے کو بھی آگے چلا سکتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اگر سنسیئر ہیں تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 2 دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے میجورٹی ڈیسیجن کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ 12 جولائی 2024 کا فیصلہ، 12 جولائی، 12 اگست، 12 ستمبر، 12 اکتوبر، 3 مہینے اور پتہ نہیں کتنے دن جو ہیں، 3 مہینے 20 دن جو ہے گزر چکے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا میجورٹی ڈیسیجن، جس کا وہ خود حصہ نہیں تھے، انہوں نے ایک الگ سے نوٹ لکھا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو مئی 9 کے حوالے سے جو ایک ریکویسٹ پڑی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن اور انکوائری بٹھایا جائے، جسٹس آفریدی جو ہیں اس کے حوالے سے بھی پروگرس کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ ابھی جو پاکستان کے شہریوں کو 90 دن کے لیے بغیر ٹرائل کے گرفتار کرنے اور ڈیٹین کرنے کا جو پروپوزل ہے نیشنل اسمبلی کے سامنے، جسٹس آفریدی اس حوالے سے بھی پروگرس کر سکتے ہیں۔ تو جسٹس آفریدی نے اگر کچھ کر کے دکھانا ہے تو وہ پھر آپٹکس کا نہیں ہے چیز، یہی آپ کی اویئرنیس کا ٹیسٹ ہے کہ آپ آپٹکس سے بے وقوف نہ بنیں، بیکاز آپ 70 برس سے آپٹکس کے ہاتھ بے وقوف بنتے چلے آئے ہیں۔
अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी वाकई ही सीरियस हैं कि लोग उनको समझें कि आप सीरियस और संजीदा हैं और सिंसियर हैं, तो फिर इमरान खान की उनकी पार्टी के लीडर्स के साथ तो रेगुलर मुलाकातें भी हो सकती हैं। आज ही के दिन में ये मज़ाक का खेस किस्म का ड्रामा हुआ अडयाला जेल के बाहर, जहां कई घंटे वेट करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, जिसमें उमर अयूब थे, जिसमें शिबली फराज थे, जिसमें असद कैसर थे, जिसमें सरताज गुल थी, जिसके अंदर आमिर मुगल थे और भी लीडर्स थे, वो कई घंटे वेट करते रहे। और बाद में जब उन्होंने अपनी गुस्से की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें सरताज गुल ने और उमर अयूब ने और असद कैसर ने कहा कि हम सब बहुत दूर दूर से ट्रेवल करके इस मुलाकात के लिए इकट्ठे हुए थे और हमें हाई कोर्ट का ये हुक्म था, यानी ये मुलाकात वैसे ही नहीं हो रही थी दिल पेशावरी करने के लिए खुद से ये उठ के आ गए कि हम पिकनिक मनाने आए हैं। ये बाकायदा हाई कोर्ट का एक ऑर्डर लेकर आए थे कि इनकी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन हाई कोर्ट की क्या औकात कि जेल का सुपरिटेंडेंट हाई कोर्ट की बात माने। जेल के सुपरिटेंडेंट ने इन लोगों को ये कहा कि आप लोग एक रिटन एफिडेविट हमें दें कि जब आप इमरान खान से मिलेंगे, ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये इमरान खान की जमात के सियासी लीडर हैं, उमर अयूब हैं, कैसर असद कैसर हैं, शिबली फराज हैं, जरताज गुल हैं, आमिर मुगल हैं। तो इन सब लोगों को कहा कि आप एक एफिडेविट दें कि जब आप इमरान खान से मिलेंगे तो आप इमरान खान से किसी भी किस्म की सियासी बात नहीं करेंगे। बीट दिस लॉजिक। और ये है कि हाई कोर्ट का ये परवाना लेकर आए हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है कि हाई कोर्ट के परवाने और उसके अहकामात पे अमल दरामद करवाए? ये जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी की। अब क्या सवाल है कि हम महज अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये क्या कि हरगिज़ हरगिज़ नहीं। जितनी ज़्यादा आपके माइंड की मेंटल क्लैरिटी होगी खुद ब खुद, इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ डिबेट करें, अपने कमेंट करें, कमेंट के ऊपर दूसरे लोग कमेंट करें। आपने एक नैरेटिव बनाना है। ये नैरेटिव कोई 5 6 7 व्लॉगर ने नहीं बनाना, ये नैरेटिव हज़ारों लाखों लोगों ने बनाना है। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे, सिर्फ ये नहीं लिखेंगे आई लव यू, यू आर ग्रेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आप लिखेंगे कि मैं समझता हूँ ये करने की ज़रूरत है। कोई और आपके आर्गुमेंट को देखेगा और आपके आर्गुमेंट्स लिखते लिखते आपके आर्गुमेंट्स बेहतर होने लग जाएंगे। कोई और शख्स आपके आर्गुमेंट के ऊपर लिखेगा कि नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता, इसको इस तरह से करने की ज़रूरत है। आपकी आवाज़ खुद ब खुद जस्टिस याहिया आफरीदी और बाकी जस्टिस के पास पहुंचेगी। आपको सड़क पे किसी बैंक को आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत है। ये एक नेचर का प्रिंसिपल है कि आवाम के अंदर जो आवाज़ होती है, जो उनकी थॉट और उनकी थिंकिंग होती है, वो खुद ब खुद रेजोनेट करती है और ताकत के ऐवानों तक पहुंचती है। और ये ऑलरेडी एक आवाम की रेजोनेंसी है लीगल कम्युनिटी की, जिसकी वजह से जस्टिस याहिया आफरीदी, जो दर हकीकत एक फॉस्टियन बार्गेन करके इस पोजीशन पे आए हैं, वो थोड़े से ऑप्टिक्स कर रहे हैं अपनी एक पोजीशन को बेहतर करने के लिए और लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की अमेंडमेंट की तरफ, जहां मोहसिन नकवी साहब की मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया है आज ही के दिन में पाकिस्तान की फॉर्म 47 की नेशनल असम्बली के सामने। ये प्रपोजल क्या कहता है? ये प्रपोजल ये कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और पैरामिलिट्रीज़ को ये परमिशन होनी चाहिए कि वो किसी भी शहरी को 90 दिन के लिए बगैर किसी ट्रायल के उसको डिटेन कर सकें, हिरासत में ले सकें। और इस हवाले से एक JIT होगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। और वो क्या होगी? उसके अंदर माशाल्लाह मिलिट्री के अफसरान होंगे, ISI के अफसरान होंगे, इंटेलिजेंस के होंगे, और वो फैसला करेगी कि इन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया। पहली तो बात यह है कि इसको ज़रा देखें कि आज से 4-5 साल पहले हम सब इतने मासूम, बेवकूफ़ और नादान थे कि जब हमें कहा जाता था कि इसमें इंटेलिजेंस के ISI के अफसर भी होंगे, तो इसमें MI के अफसर भी होंगे, तो हम सोचते थे वाह वाह बड़ा ज़बरदस्त हो गया, इसमें ISI MI के अफसर होंगे तो इसमें कोई ऑनेस्टी इंटीग्रिटी होगी। अब अपने तल्ख तजर्बात से हमें पता चला कि ISI के MI के अफसरान जो हैं बेचारे, वो हम खामखा बेवकूफ़ बनते रहे, उनकी भी कोई इंटीग्रिटी नहीं है, उनकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनका भी कोई एतमाद नहीं है, वो भी इसी सिस्टम के हाथों मजबूर हैं और उसके छोटे छोटे टूल्स हैं। लॉजिक क्या दी गई है? लॉजिक ये दी गई है कि बलोचिस्तान के अंदर चूँकि दहशतगर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ के लिए ये कानून चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपने हर आर्गुमेंट को डायसेक्ट करना है। हकीकत क्या है कि सितंबर में कैबिनेट ने ऑलरेडी जो इंसदाद दहशतगर्दी का एंटी टेरर एक्ट है 1997 का, उसमें अमेंडमेंट करके बलोचिस्तान की हद तक इस किस्म की अथॉरिटी पहले ही वहाँ पर दे दी गई है। अच्छा, वैसे भी ये तो लोगों को बगैर अथॉरिटी के उठा लेते हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोता को उठाया, वो कौन सा एंटी टेरर एक्ट लगा के उठाया है? वो तो वैसे गुम है। और मज़े की बात यह है कि गुज़श्ता 24 घंटे में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के सामने ये कमिट किया है कि इंशाल्लाह ताला 24 घंटों के अंदर इंतज़ार हुसैन पंजोता को वो वापस आ जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब फिर इंतज़ार हुसैन पंजोता को किसने उठाया हुआ है? जिन्हों भूतों परेत चुड़ैलों ने, जिन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये बता दिया है कि 24 घंटों के अंदर वो इंतज़ार हुसैन पंजोता को छोड़ देंगे। इसी तरह बलोचिस्तान में जो हज़ारों सैकड़ों लोग उठा लिए जाते हैं, उनको क्या आपने एंटी टेरर एक्ट 1997 के तहत ही उठाया हुआ है, या वैसे ही आपने उठा के उनको मार डाला है, या आपने उनको गुम कर दिया है? अच्छा, अब फिर ये
सब बलोचिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में है और वहाँ पहले ही कैबिनेट उसमें अमेंडमेंट कर चुकी है, तो आपको पंजाब के अंदर ये क्यों चाहिए, आपको खैबर पख्तूनख्वा में ये क्यों चाहिए, आपको सिंध में ये क्यों चाहिए, आपको पूरे पाकिस्तान में ये अमेंडमेंट क्यों चाहिए? ये क्यों चाहिए आपको? इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी एक्टिविस्ट और वर्कर होगा, जो भी बंदा प्रोटेस्ट करेगा, खा वो सहाफ़ी हो, खा वो वर्कर हो, खा वो शायर हो, खा वो कोई इंटेलेक्चुअल हो, खा वो कोई प्रोफेसर हो, आप उसको 90 दिन के लिए उठा लेंगे। आप कहेंगे हमने कानूनी तौर पे उठाया हुआ है, ये इसका मकसद है। यानी इस कानून के हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन देखें कि मोईद पीरज़ादा, साबिर शाकिर और कर्नल अकबर अगर पाकिस्तान में हो तो सीधे सीधे जो है वो 90 दिन तो क्या, हम तो 900 दिन के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन क्रेडिबिलिटी क्या है? इस रियासत की किसी भी चीज़ की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जिन्होंने मेरे साबिर शाकिर, हैदर मेहदी, वजाहत हुसैन सैयद, कर्नल अकबर, जो यहाँ पे है ही नहीं पाकिस्तान में महीनों सालों से, उनके खिलाफ आपने दहशतगर्दी के मुकदमे खड़े किए हैं। तो अगर हमारे खिलाफ हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में किसी भी शख्स जो आपको पसंद नहीं आएगा उसकी बात, उसके खिलाफ आप दहशतगर्दी का मुकदमा खड़ा करेंगे और उसको अंदर आप बंद कर देंगे। पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्या है वो एक एग्जाम्पल से आपके सामने वाज़ेह हो जाती। चंद दिन पहले, मेरा ख्याल है ट्यूसडे के दिन में, इसहाक डार साहब ने सेमिनार से बात करते हुए कि किसी और जगह पे उन्होंने ये कहा कि चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर जिन्होंने कराची में हमला किया था उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कौन लोग हैं उसकी कोई तफसीलात और डिटेल्स उन्होंने शेयर नहीं की। क्वेश्चन ये है कि किसको गिरफ्तार किया गया? ये तो बार बार हमें बताते हैं कि चीनी इंजीनियर्स पे, ये चीनियों पे जो हमला हुआ उसको, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, फ़लाँ जगह के दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये मार दिए गए। लेकिन कभी आपने पाकिस्तान के ज़राए अबलाग अखबारों में कोई देखा है कोई इन्वेस्टिगेटिव तरीके से कि पता चल सके कि ये जो चीज़ है ये क्यों हुई? ज़रा इस पर गौर कीजिए कि जो कराची में चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला हुआ या बेशाम के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में उससे कुछ हफ्तों पहले हमला हुआ, ये हमले कभी भी इंटेलिजेंस लीक के बगैर नहीं हो सकते। इसका मतलब है जो हमला आवर दहशतगर्द हैं, जो अटैकर्स हैं, खा वो टीटीपी के हों, खा वो बीएलए के हों, उनके पास चाइनीज़ इंजीनियर्स या चाइनीज़ पर्सोनल की मूवमेंट की बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है कि वो किस वक्त किस पॉइंट पे होंगे। इसका मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन उनको अंदर से पाकिस्तान की सीआईडी से, पुलिस से या आईएसआई के सेटअप से मिलती है, बिकॉज उन्हीं के पास उनकी जो मूवमेंट है उसकी डिटेल्स होती हैं। तो आपने कभी सुना है कि आईएसआई के फंक्शनरीज भी, पुलिस के इंटरनल फंक्शनरीज भी, सीआईडी के फंक्शनरीज भी जो हैं वो भी गिरफ्तार हो गए हैं बिकॉज वो टीटीपी के साथ मिले हुए थे, ये बीएलए के साथ मिले हुए थे? किसको बेवकूफ़ आप बना रहे हैं? मैं आपको बताऊं, चंद बरस पहले जब सरीना होटल में चाइनीज़ एम्बेसडर को ऑलमोस्ट मरते मरते वो बचे, उनके ऊपर हमला हुआ, सिर्फ चंद मिनट का फ़र्क रह गया था, तो उस वक्त जो चाइनीज़ की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने बरमला पाकिस्तान की पुलिस को ये कहा कि ये इन्फॉर्मेशन के चाइनीज़ जो एम्बेसडर हैं वो किस पॉइंट पे, किस मौके पे, किस जगह पे होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आईएसआई को उनका पता था। तो इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन आईएसआई के अंदर से लीक हुई। लेकिन कितनी दफ़ा आपने सुना है कि आईएसआई के कर्नल मेजर जो हैं वो भी गिरफ्तार हो गए हैं इन्फॉर्मेशन को लीक आउट करने के लिए? तो अगर आपका सिस्टम जो है उसमें कोई ट्रस्ट है ही नहीं, तो आप एंटी टेरर एक्ट 1997 को 15 दफ़ा उसको अमेंड करें और 15,000 किस्म की पावर्स आप दे दें, इसका कोई हल जो है वो नहीं निकल सकेगा। सिर्फ एक छोटी सी बात करके इसे मैं कंक्लूड करता हूँ वीलॉग को। राना एहसान अफसल खान साहब जो पीएमएलएन के एक लीडर हैं, एडवाइज़र हैं, पता नहीं क्या है आजकल, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, मेरा उनसे बहुत ताल्लुक़ रहा, बहुत उन्होंने मेरे प्रोग्राम की मेंटोरिंग की। उनके वालिद साहब जो थे राना अफसल खान साहब, पीएमएलएन के लीडर थे, बड़े रिस्पेक्टेड थे, फाइनेंस और इकनॉमिक्स के आदमी थे, वो भी मेरे प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा आते थे। राना एहसान जो हैं उन्होंने ये फरमाया है कि ग्रेग कसार लेटर और जो ये 60-62 कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा है, ये पाकिस्तानी जो लॉबिस्ट हैं उन्होंने उनको पैसे दे के ये ख़त लिखवाया। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राना एहसान बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन बस सर्कमस्टेंसेस के हाथों इंसान जो है अजीबोगरीब सूरत हाल में फंस जाता है। अगर आज राना अफसल खान साहब ज़िंदा होते तो ना वो ख़ुद कभी ऐसी स्टूपिड बात करते, ना अपने इंटेलिजेंट बेटे को अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का इस हद तक मौका देते। इसी पे बात ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।